हमारी संविधान की कहानी ये सिर्फ आज़ादी के दिन से शुरू नहीं होती। इसकी जड़ें आप जानते हैं बहुत गहरी हैं। खासतौर पे ब्रिटिश दौर के दो बहुत बड़े कानूनों में 1919 और 1935 के अधिनियम, ये दोनों एक्ट्स, ये भारत के सेल्फ रूल की तरफ जो सफर था ना, उसमें बहुत जरूरी मील के पत्थर थे और यही हमारे आज के संविधान की नींव बने। तो सवाल यही है कि हमारे लोकतंत्र का ये रास्ता आखिर बना तो बना कैसे? कैसे अंग्रेजों ने धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे भारतीयों को शासन में शामिल करना शुरू किया? और वो कौन से कानून थे जिन्होंने आने वाले आज़ाद भारत की तस्वीर, आप कह सकते हैं, तय कर दी? तो चलिए आज हम इसी कहानी को परत दर परत समझते हैं। शुरुआत करेंगे उस बदलाव की जरूरत से कि आखिर ये हुआ क्यों। फिर 1919 के साझा शासन मतलब डायरकी के एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ वो भी समझेंगे। और फिर पहुंचेंगे 1935 के उस बड़े एक्ट पर जो हमारे लोकतंत्र का एक तरह से ब्लूप्रिंट बना। और हाँ, आखिर में हम दोनों को कंपेयर भी करेंगे और देखेंगे कि हमारे संविधान पर इसका असर क्या पड़ा। तो कहानी शुरू होती है शुरुआत से ही। देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में सेल्फ रूल की मांग काफी तेज हो रही थी। फिर हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें भारतीयों ने बहुत मदद की और उसके बाद ब्रिटिश सरकार पर दबाव बहुत बढ़ गया। इसी के जवाब में 1917 में हुई ऑगस्ट डिक्लेरेशन, जिसमें यह वादा किया गया कि भारत में धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप एक जिम्मेदार सरकार बनाई जाएगी। और इसी वादे को पूरा करने की पहली कोशिश थी अगला एक्ट। और वो कोशिश थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, ये तो पता ही होगा। ये पहला बड़ा कदम था जिसमें भारतीयों को सीधे सरकार में शामिल करने की कोशिश की गई थी। लेकिन ये कोशिश एक नए और, सच कहूं तो, काफी उलझे हुए सिस्टम के साथ आई। इस सिस्टम का नाम था द्वैध शासन, या अंग्रेजी में कहें तो डायरकी। अब सवाल यह है कि यह डायरकी था क्या भला? आसान भाषा में समझते हैं। ये एक तरह की दोहरी सरकार थी। मतलब प्रोविंस या प्रांतों के सारे कामकाज को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा अंग्रेजों के पास और दूसरा हिस्सा भारतीय मंत्रियों के पास। और यहीं पे ना बात एकदम दिलचस्प हो जाती है। जरा देखिए, पावर का बंटवारा हुआ कैसे था। एक तरफ थे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, मतलब असली पावर वाले डिपार्टमेंट्स जैसे फाइनेंस, पुलिस, जस्टिस। ये सब किसके हाथ में थे? गवर्नर और उसकी ब्रिटिश काउंसिल के। और दूसरी तरफ थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ। ये दे दिए भारतीय मंत्रियों को। मतलब साफ है, जिम्मेदारी तो दी गई, पर असली ताकत की चाबी वो तो अंग्रेजों ने अपनी ही जेब में रखी। इस एक्ट की एक और खास बात थी। सेंटर में, मतलब केंद्र में, दो सदनों वाले विधानमंडल की शुरुआत हुई, जिसे कहते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। पहली बार एक अपर हाउस यानी काउंसिल ऑफ स्टेट और एक लोअर हाउस यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई। कह सकते हैं कि ये हमारे आज के राज्यसभा और लोकसभा का एकदम शुरुआती रूप था। लेकिन 1919 का जो एक्ट था वो भारतीयों की उम्मीदों पर बिल्कुल खरा नहीं उतरा। ये जो डायरकी वाला सिस्टम था ना, वो बुरी तरह फेल हो रहा था और ज्यादा अधिकारों की मांग वो लगातार बढ़ रही थी। इसी माहौल में कहानी आगे बढ़ती है और एक ऐसे कमीशन का गठन होता है जो पूरे भारत में विरोध की आग लगा देता है। चलिए इस सफर को एक टाइमलाइन से समझते हैं तो और आसान हो जाएगा। देखिए, 1927 में साइमन कमीशन बना। क्यों? ताकि 1919 के एक्ट को रिव्यू किया जा सके। इसके जवाब में 1928 में भारतीयों ने पेश की नेहरू रिपोर्ट। फिर 1930 से 32 तक लंदन में हुए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। और इन सब चर्चाओं का नतीजा क्या निकला? 1933 में एक व्हाइट पेपर सामने आया और इसी ने अगले बड़े कानून की नींव रखी। तो सवाल यह है कि इस साइमन कमीशन का इतना जबरदस्त विरोध हुआ क्यों? साइमन गो बैक के नारे क्यों गूंजे? वजह बिल्कुल सीधी और साफ थी। ये कमीशन भारत के भविष्य का फैसला करने आया था, लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये बात भारतीयों के लिए बहुत अपमानजनक थी और इसने सेल्फ रूल की मांग को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। और फिर इसी विरोध और लंबी चर्चाओं के बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये सिर्फ एक सुधार नहीं था, नहीं, ये ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा और सबसे डिटेल्ड लीगल डॉक्यूमेंट था। सही मायनों में कहें तो ये आजाद भारत के संविधान का पहला ड्राफ्ट, एक ब्लूप्रिंट था। जरा इस नंबर को देखिए, 321। हाँ, 321। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। 1935 के एक्ट में इतनी धाराएं थीं, इतने सारे सेक्शंस। ये उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट का पास किया हुआ सबसे लंबा और सबसे कॉम्प्लेक्स कानून था।
इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा और कितना व्यापक था। अच्छा, इस एक्ट ने शासन के स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। प्रांतों में जो फेल हो चुकी डायरकी थी ना, उसे खत्म कर दिया गया और उसकी जगह आई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। मतलब अब प्रांतों को अपने फैसले लेने की ज़्यादा आज़ादी मिली। लेकिन मज़े की बात देखिए, जो डायरकी प्रांतों से हटाई उसे अब सेंटर में यानी केंद्र में लागू कर दिया गया। और यहाँ ये बिल्कुल साफ दिखता है कि कैसे शक्तियों का, पावर्स का एक क्लियर बंटवारा किया गया। पहली बार 3 लिस्ट बनाई गईं, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अरे ये तो वही ढांचा है जो आज भी हमारे संविधान में है, जहां केंद्र और राज्यों के बीच काम का बंटवारा किया गया है। तो चलिए अब 1919 और 1935 के एक्ट्स को आमने सामने रखकर देखते हैं। पता तो चले कि इन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का सफर कितना आगे बढ़ा था। ये देखिए, इस टेबल से अंतर एकदम साफ है। 1919 में प्रांतों में थी डायरकी, जो 1935 में बन गई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। 1919 में केंद्र मजबूत और यूनिटेरी था, जबकि 1935 में एक ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रस्ताव रखा गया। और हाँ, एक और बड़ा फर्क, वोट देने का अधिकार भी बढ़ाया गया। हालांकि ये अब भी लिमिटेड था, सिर्फ लगभग 10% आबादी को ही यह हक मिला था। अब इतने बड़े बड़े सुधारों के बावजूद भारतीय नेता इससे खुश बिल्कुल नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू ने इस एक्ट के बारे में क्या कहा था याद है? उन्होंने कहा था, ये एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं। मतलब साफ था, एक्ट ने जिम्मेदारियां तो दे दी, लेकिन असली शक्ति, असली आज़ादी वो नहीं दी। तो फिर इस एक्ट का महत्व क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसका सबसे बड़ा महत्व है इसकी लेगेसी में, इसकी विरासत में। इतनी आलोचनाओं के बावजूद 1935 के एक्ट ने हमारे संविधान निर्माताओं के लिए एक बहुत मजबूत, एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार किया। जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था ना, तो कई जरूरी चीजें, कई प्रोविजंस सीधे 1935 के एक्ट से लिए गए या उनसे इंस्पायर होकर लिए गए। जैसे कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, यानी वो 3 लिस्ट, गवर्नर का ऑफिस और यहां तक कि फेडरल कोर्ट, जो आगे चलकर बना हमारा सुप्रीम कोर्ट। चलिए एग्जाम के लिए फटाफट 4 मुख्य बातें रिवाइज कर लेते हैं। पहला, 1919 के एक्ट ने प्रांतों में डायरकी की शुरुआत की। दूसरा, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? क्योंकि उसमें कोई भारतीय नहीं था। बिल्कुल। तीसरा, 1935 के एक्ट ने प्रांतों से डायरकी खत्म करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी। और चौथा और सबसे जरूरी, यही 1935 का एक्ट हमारे संविधान का मेन ब्लूप्रिंट बना। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि भले ही ये एक्ट्स अंग्रेजों ने बनाए थे और उनमें हजारों खामियां थीं, लेकिन अनजाने में ही सही इन्हीं कानूनों ने भारत की उस एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की नींव रखी जिस पर आज हमारा लोकतंत्र शान से खड़ा है।